हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो रॉबिन्स की परिभाषा के बारे में कि रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है, और रॉबिन्स की परिभाषाओं की हमने विशेषताएं भी देख ली हैं और उनकी कुछ आलोचनाएं भी देखी थी। जैसे कि हमने रॉबिन्स की परिभाषा में देखा था, उन्होंने बताया था, उन्होंने जो एक चयन संबंधी परिभाषा के बारे में बात की थी। उनका कहना था कि जो मनुष्य है उसकी जो आवश्यकता है वो असीमित है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी साधन है वो सीमित है। लेकिन 1932 तक इनकी परिभाषा को एक तरह से तो मान तो लिया गया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब लोगों को ऐसा लगा कि रॉबिन्स पूरी तरीके से अर्थशास्त्र की जो पूरी विषय सामग्री को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उसमें राष्ट्रीय आय के बारे में कोई बात नहीं कही, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं कही। इसलिए फिर धीरे धीरे उनकी भी इस परिभाषा की आलोचना होने लगी। और उसके बाद जो सैमुअल्सन आए, उन्होंने कुछ आधुनिक परिभाषाएं दी और उसके बाद उनकी उन परिभाषा को काफ़ी सराहा भी गया और एक्सेप्ट भी किया गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रॉबिन्स की परिभाषा को लोगों ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया या अमान्य कर दिया। रॉबिन्स की परिभाषा भी बहुत कई मायने में देखा जाए तो काफ़ी कुछ अर्थशास्त्र के बारे में उन्होंने बहुत ही एक अच्छा एक व्यू दिया है। लेकिन सिर्फ उन्होंने एक चयन की परिभाषा या सीमित असीमित तक ही सीमित रखा। तो इसलिए जो बाद में आधुनिक परिभाषा आई जिसमें सैमुअल्सन की परिभाषा एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा थी। चलिए हम अब सैमुअल्सन की इस परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या बताया। जो सैमुअल्सन की आधुनिक परिभाषा थी, उन्होंने क्या बताया। अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसे मनुष्य और समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादनी ढंग से वैकल्पिक प्रयोग में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं। वह इन्हें वर्तमान व भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूह में उचित ढंग से वितरित करते हैं। तो सैमुअल्सन की परिभाषा हम देख रहे हैं, उन्होंने कोशिश किया है सभी चीज़ों को, मतलब एक देखा जाए कि जो आर्थिक क्रियाओं का समावेश करते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। उन्होंने देखिए, हम इसकी बात करें, अगर इनकी परिभाषा की बात करें तो अलग अलग हम देखें कि इन्होंने अपनी परिभाषा में क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया है। चयन की समस्या असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के कारण पैदा होती है। आप देखिए, इन्होंने जो परिभाषा दी है, ये जो परिभाषा थी वो विकास केंद्रित परिभाषा है। और जो चयन की जो समस्या पैदा होती है, जैसा कि रॉबिन्स ने बताया था, ये क्यों आती है। ये आती है तो जो साधन हैं वो सीमित होने के कारण, साधनों की जो उपलब्धता है वो उचित ढंग से नहीं है, वो मतलब पूरी नहीं हो पाती। इस वजह से ये चयन की समस्या सामने आती है। तो चयन की समस्या को अगर हम देखें तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या है कि हम उत्पादन को बढ़ाएं या जो साधन है उसका वैकल्पिक प्रयोग करना शुरू कर दें। अब वैकल्पिक प्रयोग का मतलब जिन वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता है हम उन वस्तुओं का ज़्यादा उत्पादन करें, जिससे कि हम जो जनता की जो मांग है उसको पूरा किया जा सके। क्योंकि जो साधन है उसकी सीमितता के कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर, हम सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते। हमें कुछ वस्तुओं को चयन करना होगा और एक तरह से ये देखना होगा कि वैकल्पिक तरीके से हम देख सकते हैं किस वस्तु को कितनी तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि हम जो डिफरेंट हमारे यूजेस हैं हम उस देखें कि किस वस्तु का अधिक से अधिक प्रयोग हो सकता है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध साधनों का उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। फिर हम विकास केंद्रित परिभाषाओं की बात करें तो उन्होंने ये इस बात पे भी जोर दिया था कि जो आवश्यकताएं हैं वो विभिन्न प्रकार की हैं। तो जो उपलब्ध साधन है उसका जो प्रयोग है वो उचित ढंग से करना चाहिए। मतलब हम किसी तरह से जो अलग अलग जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूर्ण तभी कर सकते हैं जब हम अपने साधनों का जो उपयोग है वो उचित ढंग से कर सकें। फिर उसके बाद उन्होंने बताया अर्थशास्त्र का संबंध केवल आर्थिक समस्याओं को
को प्रकट करना ही नहीं बल्कि इसमें अनेक समाधान के लिए उपयुक्त तरीकों का सुझाव देना भी है। तो ठीक है, विकास केंद्रित परिभाषा ने ये बात और सामने लाई कि अर्थशास्त्र का संबंध सिर्फ आर्थिक क्रियाओं का प्रकट करना ही नहीं है, बहुत सी और बातें हैं जो मनुष्य या समाज से जुड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी अपना विचार देना है। उसके बाद अर्थशास्त्र का उद्देश्य भविष्य में संबंधों की मात्रा तथा उत्पादकता में की जाने वाली वृद्धि से भी है, इसके फलस्वरूप आर्थिक विकास की दर में वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ता है और जीवन स्तर ऊंचा उठता है। आर्थिक विकास में हम जैसे हमने पहले बताया कि सिर्फ इस बात का अध्ययन नहीं किया जाता कि कोई अर्थशास्त्र से कितना जुड़ा हुआ है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि भविष्य में जो भी संभावनाएं हैं उसके बारे में भी जो रिसर्च होती है वो भी की जाती है, उसके बारे में जो व्यूज़ होते हैं वो भी दिए जाते हैं, जिससे कि भविष्य में हम रोज़गार की समस्या से निपटा जा सके, उत्पादन बढ़ाया जा सके, लोगों की निर्धनता दूर की जा सके। तो इसके बारे में भी विचार किए जाते हैं। सिर्फ धन संबंधी या सीमितता या आवश्यकताओं की असीमितता की बात नहीं की जाती, भविष्य में आने वाली और भी जो समस्याएं हैं उनके बारे में भी इसमें विचार किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो एडम स्मिथ की परिभाषा जो थी धन संबंधी परिभाषा थी, उसके बाद जो मार्शल की थी कल्याण संबंधी, और रॉबिन्स की जो दुर्लभता और तथा सैमुअल्सन की जो परिभाषा थी वो आर्थिक विकास या विकास केंद्रित जो परिभाषा थी। अब तीनों ही या चारों ही अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को अगर हम आपस में जोड़ें तो एक बहुत अच्छी और एक कंबाइंड परिभाषा हम दे सकते हैं। जैसे अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। अब इन चारों ही अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई, चाहे एडम स्मिथ हो, मार्शल हो, रॉबिन्स हो या सैमुअल्सन हो, इन्होंने जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए जो परिभाषाएं दी थी, उन सभी परिभाषाओं को अगर हम मिला के एक परिभाषा दें तो हमने जो बात की कि अर्थशास्त्र एक शास्त्र है जिसे मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने या कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलतम उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय में संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मतलब अब इस परिभाषा में हम देख रहे हैं कि हमने सभी बातों को ले लिया है, चाहे वो मनुष्य की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करने के लिए, उनका कल्याण भी बढ़ाने के लिए, या जो भी साधन है उसके विभिन्न प्रयोग करने के लिए। तो इन सभी बातों को अगर हम जोड़ के देखें तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक पूरा एक शास्त्र, एक विज्ञान है जो चाहे मनुष्य की आवश्यकता की बात करनी हो, चाहे कल्याण की बात करनी हो या साधनों के वैकल्पिक प्रयोग की बात करनी हो, तो इन्हीं सब चीज़ों का समावेश है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आधुनिक केंद्र जो है परिभाषा है, जो विकास केंद्रित परिभाषा है, इसको एक ज़्यादा ही इसको हम एक वेटेज दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सभी चीज़ों को, सभी अर्थशास्त्रियों की जो बातों को एक्सेप्ट करते हुए और एक कंपाइल्ड परिभाषा दी गई है। अब ये सारी परिभाषाएं पढ़ने के बाद अगर हम देखें जो एक कंपाइल्ड परिभाषा दी गई है, इसके आधार पे हम छोटा सा एक चार्ट बनाते हैं, इसको हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या बताया गया इसमें। देखिए इसमें सबसे ऊपर दिया है मानव का व्यवहार। अब मानव का व्यवहार क्या है? मानव क्या चाहता है? उसकी आवश्यकताएं हैं और कुछ साधन हैं। उन आवश्यकताओं को क्या है? वो असीमित हैं, और साधन क्या हैं? सीमित हैं। असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधनों से हमारे सामने समस्या आती है चुनाव की, एक चॉइस की। अब चॉइस की समस्या को हम आर्थिक विकास या कल्याण के रूप में, जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जो हमारे लिए उपयुक्त होती हैं, उनका हम चयन करते हैं। तो इसके आधार पे देख सकते हैं कि मानव जो व्यवहार होता है वो अपनी असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों का इस तरह से उपयुक्त और एक वैकल्पिक प्रयोग करके
अपनी उन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जो उसके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, हम बहुत सी आवश्यकताएं हमारी होती हैं। हम कभी बाज़ार या कहीं भी जाते हैं तो हम इच्छाएं हमारी बहुत हैं, अनगिनत वस्तुएं हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि इन वस्तुओं को लेना, खरीदना, अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हमारे पास जो साधन है, जो हमारी आय है, वो सीमित होती है। तो ये सारी बातें अगर हम एक अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो हम ये, चाहे मार्शल ने कहा हो या एडम स्मिथ ने, सैमुअल्सन ने, रॉबिन्स ने, सभी ने इन्हीं बातों को लेते हुए हमको एक कंपाइल्ड परिभाषा दी है जिसको हमने देखा और समझा।